नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है। खासतौर से राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह की भूमिका को लेकर उन्हीं की पार्टी जेडीयू अब उन पर बिफर पड़ी है। जेडीयू इस बात से नाराज है कि आखिर क्यों हरिवंश ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा था कि उन्हें बहुत संतुष्टि है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। विपक्ष ने इसी को मुद्दा बनाकर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था और जेडीयू बिहार के मुख्य प्रवक्ता नीरज ने हरिवंश पर करारा हमला बोला। नीरज ने आरोप लगाया कि हरिवंश ने अपना जमीर और लेखनी बेच डाली। उन्होंने कहा कि हरिवंश के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, इसके बारे में पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। दरअसल कल जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसमें हरिवंश की प्रमुख भूमिका रही थी। लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के साथ केवल 2 ही कुर्सियां लगाई गई थी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और दूसरी हरिवंश के लिए। हरिवंश ने बतौर राज्यसभा के उपसभापति न केवल अपना खुद का भाषण पढ़ा बल्कि इस ऐतिहासिक अवसर पर भेजे गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश को भी पढ़ा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कराना सही बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत संतुष्टि है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। इस तरह विपक्ष के उस मुद्दे की हवा निकल गई थी जो ये मांग कर रहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें, न कि प्रधानमंत्री। प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करें। दुनिया हमारे संविधान के शिल्पकारों ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद के विधायी विवेक के आधार पर निर्मित होगा। इसलिए मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरिवंश को लेकर ये विवाद थोड़ा पुराना है, क्योंकि हरिवंश 8 अगस्त 2018 को पहली बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। 14 सितंबर 2020 को वे दोबारा राज्यसभा के सांसद बने और एक बार फिर से उपसभापति के पद पर चुने गए। तब बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, इसलिए उनके चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया और आरजेडी के साथ महागठबंधन में चले गए। तब सवाल उठा कि क्या हरिवंश उपसभापति पद से इस्तीफा देंगे। तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने यह कहा था कि यह पद सदन का है, इसलिए उनके इस्तीफे की जरूरत नहीं है। और वहीं हरिवंश के करीबियों ने भी यह कहा था कि यह संवैधानिक पद है और इस पद पर आसीन व्यक्ति किसी दल का नहीं होता है। तब प्रशांत किशोर, जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि हरिवंश की बीजेपी से नजदीकी का लाभ उठाकर नीतीश अपनी वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। तब जेडीयू के सहयोगी जीतन राम मांझी ने इस आरोप को गलत ठहराया था। और आपको ये बता दूं कि इस तरह की जो बातें होती हैं, विवाद होते हैं, आज जिस तरह का विवाद हरिवंश को लेकर हो रहा है, कुछ वैसा ही पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को लेकर भी हो चुका है। आपको याद दिलाने कि 10 बार के सांसद थे सोमनाथ चटर्जी। 2004 में वो लोकसभा के स्पीकर बने थे, चुनाव उनका हुआ था, उसमें वो जीते थे और तब यूपीए को सीपीएम ने सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था। लेकिन जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर सीपीएम ने सरकार से समर्थन वापस लिया, तब सीपीएम ने सोमनाथ चटर्जी को अपना इस्तीफा देने के लिए कहा था। लेकिन चटर्जी ने यह कहते हुए इस्तीफा नहीं दिया था कि जो स्पीकर का पद है वो संवैधानिक है और पार्टी की राजनीति से ऊपर है। इस पर सीपीएम ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ये कड़ी कार्रवाई
सीपीएम की ओर से की गई थी। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि चाहे स्पीकर का पद हो या राज्यसभा में उपसभापति का पद, ये पद वो हैं जो राजनीति से ऊपर माने जाने की परंपरा है, क्योंकि इनका चुनाव सदन करता है और सरकार से इनका मनोनयन नहीं होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कांग्रेस के पीजी कुरियन थे, 21 अगस्त 2012 को वो राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे, तब यूपीए की सरकार थी। 2014 में सरकार बदली, एनडीए की सरकार आई, लेकिन इसके बावजूद 1 जुलाई 2018 तक, जब तक वो राज्यसभा के सांसद रहे, वो इस पद पर बने रहे। इसी तरह नजमा हेपतुल्ला कांग्रेस की ओर से 1988 से लेकर 2004 तक लंबी अवधि तक राज्यसभा की उपसभापति रहीं। इस बीच 4 बार सरकारें बदली, लेकिन वो अपने पद पर बनी रही। तो यही मुद्दा हरिवंश को लेकर के उठा था। और तो ये बात अब जब आती है कि आखिर क्यों ये नया विवाद उठ खड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार पटना से जुड़ रहे हैं। पटना से मनीष है। हरिवंश को लेकर के जो विवाद हो रहा है मनीष, जो जेडीयू अब कार्रवाई करने की बात कर रही, पहले कहती थी कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, तो आखिर ऐसा क्या बदला कि जिसके चलते हरिवंश से नाराज है जेडीयू? देखिए, जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको उनके लिए हरिवंश से नाराज होने के कई सारे कारण हैं, और खासकर उन्हें यह लगता है कि हरिवंश कभी भी पार्टी की भावनाओं का कद्र नहीं करते। जब भी पार्टी किसी मुद्दे पर कोई स्टैंड लेती है, खासकर नए जो संसद भवन के मुद्दे पर पार्टी ने स्टैंड लिया था, पार्टी का 2 स्टैंड था। एक तो उन्होंने कहा था कि ये नीतीश कुमार ने, जो उनके शीर्ष नेता हैं, उन्होंने कहा था कि संसद भवन की जरूरत नहीं है। दूसरा, पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित ना कर, उनसे ये उद्घाटन ना कराकर उनका अपमान किया जा रहा है, और राज्यसभा के भी जो चेयरमैन हैं उनको भी इस जो उद्घाटन समारोह है उसमें नहीं बुलाया गया है। और जो हरिवंश ने कल जो भी राष्ट्रपति का भाषण पढ़ा, वो इसलिए पढ़ा गया था कि इन सबका ये कहना है अखिलेश, कि अगर राष्ट्रपति आते या उपराष्ट्रपति आते तो प्रोटोकॉल में वो प्रधानमंत्री के ऊपर रहते, तो उसी को अवॉइड करने के लिए हरिवंश से एक तरह से जो भी औपचारिकता है वो पूरी कराई गई। लेकिन हरिवंश ने कभी भी पार्टी की भावनाओं का कद्र नहीं किया, और अब पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन पार्टी सार्वजनिक रूप से उनसे अपने आप को एक तरह से किनारा कर रही है, और वो एक तरह से ये कह रही है, जनता के बीच में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हरिवंश जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत कर रहे हैं, कि आने वाले दिनों में अगर वो बीजेपी में जाए, हालांकि वो राज्यसभा के टर्म पूरा होने तक वो अभी जनता दल यूनाइटेड में ही रहेंगे, लेकिन भविष्य में जिस प्रकार पार्टी उनसे उनको लेके नाराजगी है और उनसे किनारा कर रही है, वैसे में तो नहीं लगता है कि वो जनता दल यूनाइटेड में उनका कोई भविष्य अब बचा है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और जेडीयू से जुड़ी एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में समान विचारधारा वाली 18 से भी ज्यादा पार्टियां शामिल होंगी। इसमें अगले लोकसभा चुनाव के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मिशन में जुटे हैं। वे लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। दरअसल ममता बनर्जी ने ही अपनी मुलाकात में नीतीश को पटना में इसी तरह की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने इस बारे में बात की है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी जी से। सुन लेते हैं। नीतीश कुमार जी अपने प्रयासों में विपक्षी एकता इकट्ठा करने में लगे हैं। उसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से और बाद में पटना जाकर के ममता बनर्जी से बात की। ममता बनर्जी का आग्रह भी था और सुझाव भी था कि एक तो बैठक ये परिवर्तन का स्थान है, पटना वहाँ होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी इसमें पहल करें। तो नीतीश कुमार जी की पहल पर ही लगभग सभी गैर भाजपा विपक्षी दलों से उनकी वार्ता हुई है और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है कि 12 जून को ये बैठक पटना में आहूत होगी, जिसमें लगभग 2 दर्जन के करीब विपक्षी दल इकट्ठा होंगे।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश दरिद्रता की नई नई सीढ़ियां चढ़ रहा है और एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है।